नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आपके अपने चैनल शिवालिक एजुविरा में। और ये सीधा ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक मुद्दे पर ही आते हैं। तो एनसीईआरटी थर्ड टू फिफ्थ का जो सिलेबस है सीटेट पेपर 1 के लिए, उसके मैंने एक वीडियो पहले आपको डाल दी थी। आपने सभी ने उसे काफ़ी अच्छे से उसे प्यार दिया है, काफ़ी लोगों ने उसे शेयर भी किया था। और लेकिन आपने थोड़ी कंजूसी कर दी लाइक करने में। तो जरूर इस पहले वाली वीडियो को प्लीज़ दोबारा से प्लेलिस्ट में जाकर उसे लाइक कर दीजिए। और उस वीडियो को जिसने पूरा नहीं देखा है तो वो पूरा देख लीजिए। और साथ ही साथ जो भी मैं बोलता चलूं उसके आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है और नोट्स बनाना इतना हार्ड होता जा रहा है बहुत। तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा एक तरफ से, और आपको सिर्फ क्या करना है कि पेन और कॉपी लेकर लिखते चलना है। साथ के साथ मैं पॉइंट बोलता चलूंगा और आपको लिखते जाना है, और आपको सारे के सारे नोट्स बना लेने हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल शिवालिक एजुरा। और सबसे जरूरी बात, अपने कॉलेज के ग्रुप में जितने आपके फ्रेंड्स हैं सभी को हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। अभी वीडियो शुरू होने में, हमारा टॉपिक शुरू होने में अभी भी 1 मिनट है, तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग टाइम से इस वीडियो को देख सकें और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकें। क्योंकि ये लॉकडाउन जुलाई सीटेट का पेपर, जैसा कि खबरें आ रही हैं, तो जुलाई का पेपर पीछे नहीं हटने वाला है। 5 जुलाई को ही एग्जाम है। और अभी थोड़े ही टाइम की पहले की ये खबर है कि लॉकडाउन की जैसे ही ओपन होगा तो पेपर करा दिया जाएगा 5 जुलाई को। तो पीछे हटने का पेपर का कोई चांस नहीं है। और भर सीटेट का पेपर पीछे नहीं हट रहा है। तो इस खबर को सभी को बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर। देख लीजिए एक बार, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सभी को बेल आइकन दबा देना है और सब्सक्राइब कर देना है अभी हमारे वीडियो को। और उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी थर्ड टू फिफ्थ में हमने सिलेबस अपना जहां पर छोड़ा था, पहला वीडियो का टॉपिक, हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है कि हमने वहां पर छोड़ा था कि जिन जानवरों के कान त्वचा के बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके नहीं होते हैं, मतलब जिनके कान की जगह पर सिर्फ छोटे छोटे छिद्र होते हैं सुनने के लिए और त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। तो हमने अपना लास्ट वीडियो वहां पर देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे दोबारा से जाकर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नोट्स बनाते रहना है साथ के साथ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। और बिना नोट्स के कुछ भी नहीं है, क्योंकि नोट्स से आपको एट ए टाइम रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। तो गाइस, पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। तो आप चित्र में देख रहे होंगे एक हाथियों का बड़ा सा झुंड। तो सभी को याद होगा कि जिन जिन लोगों ने अपना लास्ट दिसंबर का सीटेट का एग्जाम दिया है तो उसमें हाथियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 ऑप्शन सही थे और उसने गलत पूछा था कि हाथियों के बारे में कौन सी बात गलत है। तो एनसीईआरटी बुक्स में जितनी हाथी से रिलेटेड बातें दी गई हैं मैं वो सभी आपको बताने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को रट लीजिए, बिल्कुल एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं पूछेगा कि सही ऑप्शन क्या है। एनसीईआरटी से रिलेटेड गलत ऑप्शन पूछेगा कि वो 3 क्वालिटी सही बताएगा और एक गलत बताएगा। और वो पूछेगा कि इसकी कौन सी क्वालिटी हाथी की नहीं है, या कौन सा गुण या कौन से लक्षण हाथी का नहीं है, या कौन सी आदत है जो हाथी से जुड़ी हुई नहीं है। तो सबसे उसमें पहले ये दिया हुआ है कि जो सब हाथियों का जो ग्रुप होता है या हाथियों का जो समूह होता है, जो हाथियों का हेड होता है, उस एक ग्रुप में जो सबसे बड़ी हथनी होती है वही समूह का क्या करती है, नेतृत्व करती है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कि समूह की सबसे बड़ी हथनी मादा हाथी जो होती है वही क्या करती है, समूह का नेतृत्व करती है। और नर हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है कि हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है, मादा हाथी यानी कि हथनी करती है, और मादा हाथी करती है। और झुंड में नर कितनी उम्र तक रहता है, 14 से 15 वर्ष की। जैसे ही नर हाथी वयस्क हो जाते हैं वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो हाथी जो होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां भी खा लेता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ध्यान देना है कि ग्रुप का नेतृत्व कौन करता है, सबसे बड़ी हथनी। जो सबसे बड़ी हथनी होगी वही क्या करेगी, वही ग्रुप का नेतृत्व करेगी। एक समूह में कम से कम, अब जैसा कि नर 14 से 15 की एज में छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाकी क्या बचेगा, वो उसमें डायरेक्टली तो दिया हो रही है लेकिन वो बाकी क्या बचेगा, जब नर 14 से 15 की उम्र में छोड़ जाएंगे तो ग्रुप में क्या बचेगा, सिर्फ मादा हाथी और बच्चे ही बचेंगे। तो ग्रुप में क्या होंगे, ग्रुप में 10 से 12 हथनियां और कुछ बच्चे होते हैं। तो एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां खाता है। उसे जंगल में जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है, पत्तियां, टहनी, गन्ने या जो कुछ भी खाता है, वो सब वो कितना वजन खा लेता है, एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम तक पत्तियां खाता है। आपको याद रखना है 100 केजी।
एक दिन की हाथी की खुराक है 100 केजी। तो समझ लीजिए हाथी पालना इतना आसान नहीं है। सिर्फ हाथी को पालना मतलब एक बड़ा झंझट ही रख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी खुराक इतनी ज्यादा है। तो आपको इसे याद रखना है कि हाथी बहुत बड़ा है, पालना मुश्किल है, तो वो खाता ज्यादा है। तो कितना खाता है वो? एक दिन में 100 किलो, यानी कि 1 कुंटल, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, 100 केजी या 1 किलो, वो जो भी है वो उसमें आपको मिल जाएगा कि वो कितना खाता है। तो यहाँ हाथियों की नींद से रिलेटेड भी एक बात है। जैसे कि हम तो नॉर्मल इंसान 8 घंटे कम से कम सोना ही है, और मैं तो 6-7 घंटे तो नॉर्मली नींद लेता ही लेता हूँ। तो आप भी सभी लोग ऐसा सोते होंगे। लेकिन हाथियों के से रिलेटेड क्या है कि हाथी दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, ये बात याद रखनी है। और बाकी सारा टाइम वो क्या करता है? खाना पीना सोना। सिर्फ 2 घंटे खाना पीना और घूमना कूदना, कूदता नहीं है। ये भी बात याद रखनी है कि हाथी एकमात्र विश्व का ऐसा जानवर है जो क्या नहीं कर सकता, जो कूद नहीं सकता। तो हाथी को अगर आपने कभी वीडियो वगैरह में किसी मूवी में कहीं पे देखा हो, तो हाथी क्या करते रहते हैं नॉर्मली? अगर वो पानी में जाएंगे, तालाब में कीचड़ में लौट जाएंगे, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो क्वेश्चन बनता है कि हाथी कीचड़ में क्यों लौटता है, या गीली मिट्टी अपने ऊपर क्यों डालता है, या अपने ऊपर पानी और गारा को भर के अपने ऊपर क्यों डालता रहता है? तो इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनता है? तो हाथी क्यों करता है ऐसा? तो वो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए गीली मिट्टी में लेटते हैं। तो जिस इससे क्या होता है कि वो गर्मी में होती है जैसे, तो गर्मी में ठंडे कीचड़ होता है, वो ठंडा रहता है, तो वो कीचड़ में जाके लोटपोट होते हैं और अपने पूरे शरीर पर क्या करते हैं? कीचड़ लगा लेते हैं, जिससे उन्हें गर्मी कम लगती है। और गर्मी कम करने के लिए ही वो अपने ऊपर पानी, अपनी सूंड में भर के ऊपर पानी डालते रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, वो कीचड़ में सना हुआ है, अपने ऊपर कीचड़ डाल रहा है। तो हाथी अपने बड़े बड़े कानों का प्रयोग करता है ठंड के लिए ही। जैसे कि हाथी को गर्मी लग रही है, मुंह पे मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह कुछ काट रहे हैं, या गर्मी उसके मुंह पे लग रही है, तो हाथी क्या करता है? आपने देखा होगा, अगर आपने हाथी देखा है तो आप वो पूरा सारा टाइम अपने बड़े बड़े कानों को ऐसे पंखे की तरह हिलाता रहता है। जैसे पुरानी मूवीज में या रामायण वगैरह में आपने देखा, वो दो राजा के दोनों तरफ 2 लोग खड़े रहते हैं, बड़ा सा पंखा हिलाते रहते हैं। वही काम हाथी के क्या करते हैं? हाथी के कान करते हैं। तो हाथी अपने बड़े कानों का प्रयोग किसके लिए करता है? स्वयं को ठंडा करने के लिए। मतलब वो कानों से ही अपनी क्या करता है? अपने चेहरे की हवा करता रहता है। तो हाथी बड़े कानों का देखो कितना फायदा है हाथी को, इससे सुनाई भी दूर तक आता है उसे। सुनाई तो पता नहीं, हाथी की छोटी आंखें होती हैं और कान बड़े, तो बड़े कानों का यूज बस यही है कि वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए उनसे अपनी क्या करता रहता है? हवा करते रहता है। तो यही कुछ बातें हैं जो हाथी से जुड़ी हुई हैं। तो क्या करता है? सबसे बड़ी हथनी समूह का नेतृत्व करेगी। 14-15 वर्ष की आयु में नर क्या करेगा? झुंड को छोड़ देगा। तो हाथ ग्रुप में क्या बचेगा? सिर्फ हाथनियां बचेंगी, 10 से 12 हाथनियां, और बाकी जो 14 वर्ष से कम के हाथियों के बच्चे होंगे वो बचेंगे। एक हाथी कितनी पत्तियां खाता है दिन में? 100 किलोग्राम, यानी या 1 कुंटल। कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। और ठंडा, स्वयं को ठंडा रखने के लिए क्या करता है? गारा में लेटता है, कीचड़ में लेटता है, गीली मिट्टी पानी में लेटता है। और वो इसमें क्यों लेटता है? स्वयं को ठंडा रखने के लिए। दोनों तरफ से आपको याद रखना है। बड़े कानों का क्या करता है? बड़े कानों से अपने आप को ठंडा रखने के लिए अपने हवा करता रहता है। तो अब हम आ जाते हैं, इस में ही एनसीईआरटी की बुक में ही एक कहानी दी हुई है जिसमें खेजड़ी गांव का जिक्र किया गया है। तो इसमें हम, आप देख भी पा रहे होंगे, ये खेजड़ी गांव का ही हमने एक जगह से चित्र उठाया है। तो खेजड़ी गांव में क्या है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? खेजड़ी गांव कहाँ पर है? एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जोधपुर में है। जोधपुर। खेजड़ी गांव कहाँ है? जोधपुर जिले में। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। खेजड़ी गांव कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खेजड़ी। खेजड़ी कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। खेजड़ी गांव कहाँ पर है? वो जोधपुर या राजस्थान, दोनों में से एक ऑप्शन जरूर देगा। या आपसे खेजड़ी पूछ लेगा राजस्थान में या जोधपुर में, कहाँ, दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा। या जोधपुर पूछ लेगा कहाँ पर है राजस्थान पे, या पूछ लेगा कौन सा गाँव जोधपुर में है, तो वहां पर ऑप्शन में खेजड़ी दिया होगा। तो खेजड़ी गाँव क्यों फेमस है? खेजड़ी गांव जो है वो खेजड़ी वृक्षों के लिए फेमस है। तो जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, वो उन्हें कम पानी में उगाया जा सकता है। तो देखिए, ये है खेजड़ी के वृक्ष। तो एक इनसे ना, खेजड़ी वृक्ष के कई सारे फायदे हैं। और ये इस गांव का खेजड़ी नाम इसलिए रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उस गांव में जो मकान बने हुए हैं ना, वो 300 साल तक पुराने हैं, 300 साल। और उनमें जो लकड़ियां यूज की गई हैं वो खेजड़ी के वृक्ष की हैं। तो इसमें 4-5 इससे पॉइंट निकलते हैं कि एक तो खेजड़ी गांव जो है वो खेजड़ी वृक्षों के लिए फेमस है। और खेजड़ी, दूसरा, खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी खराब नहीं होती है। तीसरा, इस वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। चौथा, इस वृक्ष को उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो अपने तने में पानी कलेक्ट कर लेता है, और ज्यादा गर्मी में पानी की कमी जब होती है तो लोग उसके पानी को वृक्ष का तने में से निकालकर यूज कर लेते हैं। तो इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, इस गांव के लोगों को, ये खेजड़ी का वृक्ष है देखिए, इसके तने में ना पानी होता है, लोग इसमें से पानी भी निकाल लेते हैं, पानी कलेक्ट कर लेता है अपने तने में। और इस गांव के लोगों को क्या बोलते हैं, बिश्नोई। तो बिश्नोई जो आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी का नाम बिश्नोई सरनेम जैसा होता है, जैसे कोई ना कोई सरनेम लगा लेता है बिश्नोई। तो बिश्नोई कहाँ पे होते हैं, खेजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान में। नोट करते चलिएगा साथ के साथ कि खेजड़ी गांव कहाँ पर है, जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में है। खेजड़ी क्यों प्रसिद्ध है, खेजड़ी के वृक्षों के लिए। और खेजड़ी के वृक्षों का क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उनमें एक तो कीड़ा नहीं लगता है, उनकी लकड़ी खराब नहीं होती है, वो कम पानी से उन पौधों को उगाया जा सकता है। और लेटेस्ट करंट न्यूज तो यह है कि आजकल खेजड़ी का वृक्ष वहां पर कम होता जा रहा है कटाई की वजह से, क्योंकि लोग नए पुराने वृक्षों को काट लेते हैं और नए वृक्ष नहीं लगाते। और जो बड़े वृक्ष को काटते हैं तो उसके नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे भी जो उग रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, खुदाई के दौरान नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए खेजड़ी वृक्ष को क्या हो रहा है, ये वृक्ष ना खत्म होता जाता है, खत्म होता, वहां से खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे, जितने आपको दिख रहा हो, ये क्या है, ये मधुमक्खियों का एक छत्ता है या मधुमक्खियों का एक घर है। और इसमें आप एक बड़ी सी मक्खी भी देख रहे होंगे और बाकी छोटी छोटी मक्खियां भी आपको इसमें दिख रही होंगी। तो जो ये एक चैप्टर से जिस एनसीईआरटी से लिया गया है उसमें बोचाचा गांव की कहानी है। तो बोचाचा में एक लड़की की कहानी है, अनीता उस लड़की का नाम है, और वो मधुमक्खी पालन करती है। तो उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। तो एक तो यही है कि बोचाचा गांव कहाँ है, तो बोचाचा गांव कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर। यहाँ पहले मैं बोचाचा लिख लेता हूँ, बोचाचा, बोचाचा गांव। तो बोचाचा गांव कहाँ पर है, ये गांव है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर। ये गांव कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में है। अब मुजफ्फरपुर जिला कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर जिला बिहार में है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि बोचाचा कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, बिहार में। या बोचाचा गांव किस राज्य में है, बिहार में। या वो पूछ ले कि मुजफ्फरपुर में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गांव है, तो ऑप्शन में आपको कौन सा मिलेगा, बोचाचा विलेज। तो बोचाचा कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। आपको ये नोट कर लेना है और क्वेश्चन को दोनों तरफ से देख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत यही है कि वो क्वेश्चन तो इजी होंगे लेकिन वो उन्हें घुमा फिरा के ऐसे पूछेगा कि वो पढ़ने में थोड़े हार्ड लगेंगे और ऐसा लगेगा कि वो हमें तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रहे हैं। तो या नोट कर लीजिएगा कि बोचाचा गांव मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में। और इसी चैप्टर से जो इसमें स्टोरी है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको हमारा डिस्क्राइब करने का तरीका और वीडियो को पढ़ाने का, क्योंकि चित्र देखकर देखने से ज्यादा याद रहता है, देखने से और सुनने से, दोनों चीजों से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा तो आपको ज्यादा देर तक चीजें याद रहेंगी। इसलिए मैं वही चित्र वही आपको लाता हूँ। तो दृश्यव्य और श्रव्य में मैं खुद बोलता हूँ, तो ये श्रव्य दृश्य साधन के द्वारा मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको देख के चीजें याद रहें और आप उसे भूले ना। तो आपको याद रखना है कि बोचाचा विलेज कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में। तो मुजफ्फरपुर, आप इसमें आपको बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक मधुमक्खी के छत्ते पर काफी सारी मधुमक्खियां बैठी हुई हैं और वहां पर क्या है, एक बड़ी रानी मक्खी भी है। तो आपको ध्यान देना है कि ग्रुप में बहुत सारी जो मक्खियां होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक रानी मक्खी होती है और बाकी कौन सी होती है, आप उन्हें मजदूर मक्खियां बोल सकते हैं, सैनिक मक्खियां बोल सकते हैं या कामगर मक्खियां भी बोल सकते हैं। तो क्या है, एक रानी मक्खी और बाकी सब जो होंगी वो क्या होंगी, ग्रुप में वो सब काम करने वाली मक्खियां होंगी। तो रानी मक्खी का काम है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना, और जो बाकी मजदूर मक्खियां हैं वो सब क्या करती हैं, वो सारा दिन काम करती हैं, जैसे खाना कलेक्ट करना, शहद की फिलिंग, अंडों की देखभाल, और जो छोटे इनके कैटरपिलर या जो भी इनके होते हैं छोटे बच्चे, उनकी भी देखभाल जो होता है वो बाकी मक्खियों का काम है। रानी मक्खी का काम है सिर्फ अंडे देना। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब रानी मक्खी अंडे देती है और बाकी की जो जितनी मादा मक्खियां हैं वो सब काम करती हैं, तो नर मक्खियां क्या करती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नर मक्खियां जो होती हैं वो आलसी होती हैं, वो सिर्फ पूरा दिन उन्हें खाने और छत्ते पे बैठने का ही काम है, वो कोई काम नहीं करती है। नर मक्खियां, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नर मक्खियां क्या करती हैं, तो आलसी होती हैं, अपने छत्ते में रहती हैं। मादा मक्खियां रानी मक्खी को छोड़कर बाकी सारी मक्खियां पूरा दिन काम करती हैं, इधर से उधर उड़कर शहद कलेक्ट करती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम भी इसका शहद यूज करते हैं, हम सभी आप भी यूज करते हैं। तो वो क्या करती है, ये सिर्फ मादा मक्खियों की मेहनत है जो वो हमें शहद प्रदान करती हैं बना के एकदम फूलों से चुन चुन के। तो याद रखना है कि
रानी मक्खी का क्या कार्य है? अंडे देना। और रानी मक्खी की सुरक्षा के लिए बहुत सारी मक्खियां होती हैं, वो सैनिक मक्खियां होती हैं, बाकी काम करने के लिए मजदूर मक्खियां। तो ग्रुप में ना इनके ऐसे ही काम बटे हुए होते हैं। तो आगे देखिए, जैसे एक रानी मक्खी और उसके चारों तरफ ये पहरा देने के लिए इसके बॉडीगार्ड जैसे खड़ी हुई है मक्खियां, ये देखिए। तो रानी मक्खी क्या होती है, साइज में थोड़ी बड़ी होती है, और इसका यही काम है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना। और नर मक्खियों का क्या काम है? सिर्फ छत्ते पर बैठकर आलस में बैठे रहना। तो और बाकी मक्खियों का काम है पूरे दिन काम करना। उन्हें क्या बोलेंगे? मजदूर मक्खियां, कामगर मक्खियां, जो भी आपको, या सैनिक मक्खियां। ग्रुप में बाकी सब यही होंगी, और इनका काम क्या है? सारा दिन काम करना। तो नोट करते हुए चलिएगा, सिर्फ रानी मक्खी का ही काम है अंडे देना। मतलब पूरा छत्ता आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। तो पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और बाकी सब क्या होती है? मजदूर मक्खियां होती हैं। तो इसी चैप्टर में थोड़ा आगे आ जाता है गांधीधाम। तो गांधीधाम का जहाँ एक इसमें नाम आ गया है, तो क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी की खासियत है वो चीजें पूछता है जिनसे लोग नजर बचा लेते हैं। यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या था। तो और फिर भी उसके बाद भी आप ये भूल जाएंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो उसमें एक नाम दिया हुआ है गांधीधाम, और गांधीधाम जंक्शन, मैंने आपको इसमें स्टेशन का वहां का एक फोटो दिखाया है कहीं से लिया हुआ। तो इसमें गांधीधाम, ताकि आपको याद है, तो गांधीधाम कहाँ है? तो गांधीधाम कच्छ। गांधीधाम जाने के लिए हम, अगर आप में से कोई गुजरात कभी गया है गांधीधाम और नहीं भी गया है तो भी बता दूं, तो वहां पर जाने के लिए ट्रेन है एक, कच्छ सुपर फास्ट। तो कच्छ सुपर फास्ट से आपको याद रखना है कि कच्छ, ये जो कच्छ नाम की जगह है, ये ट्रेन उसी के नाम पे है। तो गांधीधाम कहाँ पर, कहाँ पर है? गांधीधाम है कच्छ में। गांधीधाम कच्छ में, और कच्छ कहाँ है? कच्छ है राजस्थान में, गुजरात में, सॉरी। कच्छ से गांधीधाम गुजरात में है, और गुजरात के भी किस में? कच्छ में। तो गुजरात, गांधीधाम कच्छ में, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो क्वेश्चन पहले की तरह कई तरह से बन जाएगा कि गांधीधाम कहाँ है? तो कच्छ में है, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। या गांधीधाम कहाँ है? सीधा किस राज्य में? गुजरात में। या आपको राजस्थान का निम्नलिखित में से छाटिए कि कौन सा गांव राजस्थान में है या कौन सा गांव कच्छ में है। तो उसमें ऑप्शन 3 गलत दिए होंगे, और चौथा सही ऑप्शन आपको जो दिया होगा वो एनसीईआरटी बुक से ही दिया होगा। जो भी होगा वो होगा गांधीनगर। ये इसके अलावा भी जो भी होगा वो ऑप्शन एनसीईआरटी बुक्स में जरूर दिया होगा। 2008 मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले के एग्जाम्स का जो भी पैटर्न रहा है वो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आप उस वीडियो को, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो गांधीधाम कहाँ पर है? कच्छ में। और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे गुजराती खाने के बारे में। देखिए, गुजराती लोग जो होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, और जो हमारी तरफ नॉर्थ इंडिया, जैसे हम यूपी से रहने वाले, यूपी, दिल्ली और इधर के जो लोग रहने वाले हैं, उनको भी गुजराती फूड क्या पसंद आता है काफी। और गुजराती फूड में भी सबसे ज्यादा लोग फेमस, आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो हर आदमी रसोई में घुसा हुआ है, क्योंकि घर पे लोगों को कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी ही है। तो आजकल लोगों में एक फेमस डिश जो आजकल बन रही है, क्या है वो? ढोकला। तो आजकल लोग ढोकला बनाने पे ज्यादातर लगे हुए हैं, सभी ने ढोकला बनाया है इधर। मैंने भी एक दिन ढोकला बनाकर ट्राई किया था, जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसकी पूरी थालियां यहाँ पर सजाई हुई हैं। देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे गुजराती खाने का सारा जो भी है, पर भात है, रोटी है, शाक है, कड़ी है, ये कंडू पिकल है, घरकारी पिकल है, ये फैंसी ढोकला है, और ये डिंगरी बटाटा है। तो इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं सब गुजरात की हैं। यहाँ पर आप ढोकला देख सकते हैं, ढोकला, जलेबी, और यहाँ पर कई सारी चीजें देख सकते हैं आप, सेव दाल, कढ़ाई, और यहाँ पर चटनी, पुदीने की चटनी, और बहुत सारी चीजें। यहाँ पर गुजराती कढ़ी, आपको गुजराती कढ़ी स्पेशली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देख ही रहे होंगे कि, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। तो आप देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? तो गुजरात के खाने में ढोकला और चटनी, मिठाई और नींबू चावल, ये तीनों चीजें हमारे सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में जो खाने के लिए पूछेगा ऑप्शन में यही तीन चीजों में से एक चीज जरूर दी हुई होगी, ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई। रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। मैं बार बार आपसे यही दोहराता रहता हूँ कि नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में, सीटेट का एग्जाम होने तक प्लेलिस्ट में हमारे में पड़ी रहेंगी, और तब तक आप इसको सभी को देख सकते हैं। लेकिन तब तक क्या है कि आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आप बीच बीच में अपनी कॉपी उठाकर देखते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या डिस्क्राइब किया और क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट होती है। देखिए, मैंने भी एक दिन ना ढोकला बना के यहाँ पे ट्राई किया था। देखिए, मैंने भी एक दिन ढोकला बनाया तो मस्त लगा, घर में सबने तारीफ की, और एक दो को, जिस पड़ोस पड़ोस में भी जिसको खिलाया अपने कुटुंब में, तो उन्होंने भी क्या की, अच्छी खासी तारीफ की। अब अहमदाबाद शहर,
तो अहमदाबाद जो शहर है ये कहाँ पर है, ये भी गुजरात में ही है। तो अहमदाबाद शहर अगर आप कभी घूमने जाएं तो यहाँ पर काफी दर्शनीय स्थल है। यहाँ के किसी न किसी दर्शनीय स्थल का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है। तो अहमदाबाद कहाँ पर है, अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। वलसाड, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ भी है, वलसाड स्टेशन का ही ये फोटो है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वलसाड। तो वलसाड नाम की जो ये जगह है ये भी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो 3 जगह हमने देख ली, 3 जगह के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी का यही है कि पूरे देश में एक ही जैसा सिलेबस है और एनसीईआरटी सभी बच्चों को पूरे देश के बारे में जानकारी देना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि पूरे देश में क्या क्या है। तो यही उसका सिलेबस है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ जगह, काफी सारे राज्यों, अलग अलग राज्यों से रिलेटेड अपनी बुक्स में बताया है और उन्हीं से रिलेटेड शहरों के नाम, उन राज्यों का स्पेशल फूड, डांस वगैरह ये सब बताया गया है। तो राज्यों के जो नृत्य हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं, जल्दी ही वो वीडियो आप अपलोड होगा और आपको मिल जाएगा। तो वलसाड कहाँ पर है, वलसाड भी गुजरात में ही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वलसाड इन गुजरात, वलसाड यहाँ कहाँ पर है, गुजरात में। आपको ये चीजें याद रखनी है, साथ के साथ इनके नोट्स बनाते रहना है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहना है। तो एक एनसीईआरटी के एक 3rd to 5th की बुक में ही किसी में एक और आगे शहर का नाम आ जाता है मडगांव। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता रहा है। तो आप इसमें देख ही पा रहे कि मडगांव, तो मडगांव कहाँ पर है, मडगांव गोवा में है। तो कहाँ पर ये, गोवा, गोवा ऐसे लिख लीजिए, चाहे गोवा लिख लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे लिख लीजिए गोवा। तो मडगांव कहाँ पर है, मडगांव गोवा में, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब इसी में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कई बार, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस इतना 3rd to 5th ज्यादा है नहीं, और उसी से ज्यादातर क्वेश्चन उन 3 बुक से ही आते रहते हैं। तो उन्हीं बुक के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सब के वीडियोस में आपको 2 से 3 पार्ट में लेकर आऊंगा। तो गोवा और केरला के 2 सीन आप देख पा रहे होंगे कि किधर ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है। तो लोग गोवा घूमने जाते हैं और गोवा के लोग, काफी लोग केरला भी घूमने जाते हैं। तो इसे हमें दिखाने का इम्पोर्टेंट मकसद, ये हमारा मेन मोटिव यही है कि आप 120 प्लस नंबर तक जाएं और आपके 120 नंबर कम से कम आए। और ईवीएस में आप 30 में से 30 की हम तैयारी को लेकर चल रहे हैं कि 30 में से 30 आपके नंबर आए। और ईवीएस ये तो एनसीईआरटी हमने सिर्फ बेस के लिए स्टार्ट किया है, और इसके जो बाकी के बचे हुए सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब टॉपिक की पीडीएफ जल्दी से जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे चैट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहां पर कर सकते हैं। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं अब तक की वीडियो से रिलेटेड, या आगे किसी को कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी टेलीग्राम में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो गोवा से केरला, इसमें एक स्टोरी है जिसमें कोई ट्रेवल कर रहा है गोवा से केरला, तो उसको रास्ते में क्या पड़ेगा, उसको रास्ते में 2000 पुल पड़ेंगे। आपको याद रखना है कि गोवा से केरला जाते हुए कितने पुल पड़ते हैं, 2000 पुल पड़ते हैं, और 92 टनल्स पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, 92 टनल्स, सुरंगे, यानी कि 2000 पुल और 92 सुरंगे वहां पर पड़ती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। तो 92 सुरंगे और 2000 पुल गोवा से केरला जाते हुए पड़ते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा से केरला जाते हुए या केरला से गोवा लौटते हुए कितने पुल और कितनी टनल्स पड़ती हैं। तो 2000 पुल पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ती हैं, यानी कि 92 सुरंगें पड़ती हैं। तो इसी में आगे जब केरला पहुंच जाएंगे तो वहीं पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि गुजरात से यदि हम केरला जाएं तो बीच में कितने राज्य पड़ते हैं, कितने स्टेट्स पड़ते हैं, या गुजरात से केरला जाने में कितने राज्यों को पार करना पड़ता है। या ऐसे पूछ सकता है कि केरल से लौटते या केरल से गुजरात जाते हुए हमें कितने स्टेट्स को पार करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा इंडिया का मैप उठा के ले आया हूँ इसमें, ताकि आपको देखकर, क्योंकि दृश्य, जैसा मैंने पहले भी बताया कि साइकोलॉजिकल फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखने का जो प्रभाव है आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसे आप ज्यादा टाइम तक याद कर पाते हैं। हालांकि टाइम इतना है नहीं कि आप भूल जाएंगे, एक बार पढ़कर हमारी वीडियोस को देखकर आप एक ही बार में इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, पूरा ठीक से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गुजरात है और गुजरात से केरला, ये करेले जैसा जो दिख रहा है केरला, आप इसे देख रहे होंगे। तो यहाँ तक जाने के लिए कितने स्टेट्स को पार करना पड़ेगा, 3, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ये येलो वाला महाराष्ट्र है और ये ब्लू वाला गोवा और ये पर्पल वाला कर्नाटका। तो गुजरात से
केरला जाते हुए 3 स्टेट्स को पार करना होगा। इसी में ये ऐसे ही पूछ सकता है कि महाराष्ट्र से कर्नाटका के बीच में क्या पड़ेगा, गोवा पड़ेगा। ये गोवा और केरल के बीच में क्या पड़ेगा, कर्नाटका पड़ेगा। कर्नाटक और गुजरात के बीच में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र और गोवा पड़ेगा। तो आपको ये क्रम से याद करने हैं कि पहले क्या आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, एक मिनट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और फिर केरला। तो ऐसे ही इस क्रम से आपको याद रखना है क्योंकि किसी को भी पूछ सकता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये ऐसे ही आपको क्रम से याद रखने हो। तो पूछ लेगा कि किस राज्य से किस राज्य तक जाने के बीच में कौन से राज्य पड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इनसे अलग वो बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। तो इसके अलावा वो नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस से बाहर पेपर एग्जाम 2018 के अलावा आज तक नहीं आया है। सिर्फ 2018 के एग्जाम में ही सीटेट में बाहर से क्वेश्चन आ गए थे। बाकी सब सिलेबस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से सेम टू सेम धरे हुए मिलेंगे, जो कि आप पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ भी लें तो भी आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएंगे क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा पढ़ के कि बुक्स में क्या पढ़ा और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो वही हमारा काम है, हम पूरा बुक्स को अच्छे से रिसर्च करके और उसमें क्वेश्चंस को निकाल कर आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब इसमें आप एक नाव जैसा बोट देख पा रहे होंगे। नॉर्मली लोग इसे बोट ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, इसे केरला में, क्योंकि हम गोवा से केरल आ चुके हैं तो केरल में है। अब आजकल हम कहाँ हैं, केरल में। तो केरल में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेरी। और इसका यूज लोग नदियों में ट्रेवल करने के लिए करते हैं। नदियों में जो लोग टूरिस्ट होते हैं, केरला घूमने जाते हैं, वो फेरी में जरूर सवारी करते हैं क्योंकि यही वहाँ की क्या है, एक प्रकृति की खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए वहां पर लोग फेरी में नदी में ट्रेवल करते हैं। और काफी जो वहाँ के खूबसूरत जंगल हैं, केरल के नारियल्स के पेड़ हैं, कोकोनट्स के नारियल के पेड़ हैं, उनको देखने के लिए लोग उधर जाते हैं। और मतलब काफी सारी ऐसी दर्शनीय चीजें हैं जो केरला में है। आपको भी कभी मौका मिले तो दक्षिण भारत में जरूर जाइएगा। दक्षिण भारतीय लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, मैंने सुना है, ऐसा मिलनसार होते हैं। कभी पता तो मिला नहीं हूँ किसी से। तो फेरी जो होता है, फेरी यूज कहाँ पर होती है, केरला में। तो केरला में इसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि केरला में लोग जो घूमने के लिए नदियों में नाव का यूज करते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे फेरी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, क्या होता है ये फेरी। और इधर आप कोकोनट के पेड़ भी देख पा रहे होंगे, देखिए कोकोनट का पूरा गार्डन है और इधर फेरी चल रही है पानी में। तो फेरी कहाँ पर यूज होती है, केरला में। तो गुजरात, अब एक और चीज याद रखनी है कि जो कोझिकोड है, कोझिकोड लिख लीजिएगा, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट के पास है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डिगामा पहले कहाँ आया था, वो शायद कालीकट के बंदरगाह पर ही आया था। कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, पर मेरे हिसाब से वही कंफर्म है कि वास्को डिगामा कहाँ पर उतरा था, कालीकट के बंदरगाह पर। को कालीकट क्या है, वहीं पर वो क्या है, कोझिकोड है। कोझिकोड कहाँ है, दक्षिण भारत के केरल में। केरल में भी कहाँ पर, मालाबार तट। ये 3-4 चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं कि मालाबार तट कहाँ है, केरल में है। कोझिकोड कहाँ है, ये भी केरल में है। और जो कालीकट है, यहाँ पर कौन सा वो सिटी वगैरह या कुछ भी दे देगा क्वेश्चन में, तो पूछेगा कोझिकोड कहाँ है, तो ऑप्शन में आपको कालीकट भी मिल सकता है, मालाबार तट भी मिल सकता है, दक्षिण भारत भी मिल सकता है और केरल भी मिल सकता है। चारों में से एक ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो कोझिकोड कहाँ है, दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट के पास, कालीकट के नाम से जाना जाता है। तो वही क्या है, कोझिकोड है। तो गुजरात से केरल जाते समय ट्रेन, मैंने आपको बता दिया, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 3 स्टेट्स को पार करना होगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। क्रम आपको याद रखना है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, तो आपको यही याद रखना है। और केरल के ही एक और शहर का जिक्र एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में किया गया है, उसका नाम है कोट्टायम। तो कोट्टायम केरल का क्या है, एक शहर है, दक्षिण भारत का एक खूबसूरत शहर केरला में है, इसका नाम है कोट्टायम। तो आपको याद रखना है, मैं इसको आपको लिख भी देता हूं यहाँ पर, कोट्टायम। कोट्टायम, तो कोट्टायम कहाँ पर है, केरला में। कोट्टायम भी कहाँ पर है, केरला में है। और केरल के भी नारियल चटनी, इडली डोसा वगैरह साउथ इंडियन खाना भी काफी फेमस है। तो इसे नहीं याद रखेंगे, हमारी मतलब की चीज नहीं है। तो हम अब आ जाते हैं, अब जब अभी जिक्र आया कि गुजरात से केरल आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपको याद हो कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पुराने टाइम से ही चला रहा है, उसमें पुरानी चीजें अभी भी दी हुई हैं। तो अभी भी पूछ लेता है कि जो टिकट होता है उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, या वो जो ट्रेन का टिकट आपको मिलता है उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, या उस पर कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको ऑप्शंस में जो देगा वो 3 ऑप्शन सही होंगे और वो एक ऑप्शन गलत होगा। तो आपको याद रखना है कि एक तो उस पर ट्रेन का नंबर डला हुआ होगा। नोट कर लीजिए कि जो पुराने ट्रेन के टिकट होते हैं, पहले किसी लोगों ने देखा हो, ये पीले रंग के टिकट आते थे एकदम पार्ले बिस्कुट के जैसे,
जैसे पार्ले जी का बिस्किट होता है उसके बिल्कुल जैसे टिकट आते थे, तो वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस पर क्या होता है, इस पर ट्रेन का नंबर डला होता है और जहां से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं उस शहर का नाम और यात्रा का टाइम भी इसमें दिया हुआ होता है। यानी कि यात्रा की तिथि, जिस तिथि में आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वो भी इसमें दिया होता है। जैसे ये सायमा से वल्लभ विद्यानगर का ये टिकट है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ट्रेन का नंबर दिया हुआ है, जगह का नाम दिया हुआ है जहां से यात्रा शुरू की गई है, और इसमें साथ ही साथ यात्रा की तिथि भी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रा की तिथि भी दी गई है। और इसमें और क्या रहता है कि इसमें आपके बर्थ कोच का नंबर भी दिया होता है। तो जो आपका कोच मतलब जिस डब्बे में बैठकर आप ट्रेवल करेंगे उसमें वो कोच, और बर्थ मतलब जिस सीट पर आप ट्रेवल करने वाले उस सीट का नंबर। तो ट्रेन में बर्थ और सीट पर नंबर डाले रहते हैं और टिकट पर भी आपको मेंशन किया जाता है। तो क्या क्या लिखा रहता है ट्रेन में, उस टिकट पर ट्रेन नंबर, प्रारंभ करने का स्थान, और कहाँ से कहाँ तक मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो कहाँ किस शहर तक का, जहां तक भी आप यात्रा कर रहे हैं उसका, उस जगह का नाम, और बर्थ का नाम नंबर, कोच का नंबर, भाड़ा या किराया जो भी होता है, ट्रेन का ट्रेवल करने का चार्ज जो भी है वो भी उस पर मेंशन किया होता है टिकट के ऊपर। तो यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे आप, इस पर टिकट, ये काफी पुराना टिकट है जो मैंने कलेक्ट किया है। तो इसमें 10 रुपए इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 10 रुपए का ये टिकट है। तो इसमें यात्रा का समय मतलब डेट, यात्रा प्रारंभ करने का समय, गंतव्य स्थान जहां जा रहे हैं, ट्रेन का नंबर, वो सब इस पे क्या होता है, वो सब इस पे मेंशन होता है। और इसमें किराया भी बताया गया होता है, और इसमें ट्रेन से जितनी ट्रेवल आप कर रहे हैं वो उसमें दूरी भी मेंशन की जाती है कि आप कितने किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेन टिकट में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली का टिकट है, और ये जो है आप इसमें देख रहे होंगे मंडावली चंद विहार से नई दिल्ली का टिकट है, ये भी 10 रुपए का है, ये काफी पुराना है, मंडावली चंद विहार से नई दिल्ली। और इसमें भी वही सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो याद रखना है कि क्या क्या मिलेगा, ट्रेन नंबर, यात्रा प्रारंभ करने की तिथि या समय, बर्थ कोच नंबर, और भाड़ा या किराया, यात्रा की दूरी, और आपका गंतव्य स्थान इसमें दिया होगा। और आपको मैं करंट में आजकल जो जनरली आजकल टिकट चल रहे हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये निजामुद्दीन दिल्ली का प्लेटफॉर्म टिकट है, इस पर भी सारी चीजें आपको मेंशन मिलेंगी कि यात्रा का समय क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, आजकल तो ट्रेन का नाम तक भी इसमें दिया होता है। और ये एक प्लेटफॉर्म टिकट है, और आप ट्रेवल टिकट भी आप ऐसा ही देख सकते हैं। आपने अगर ट्रेवल किया हो तो आपको पता होगा कि ट्रेन का टिकट कैसा होता है, उस पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। और अगर नहीं देखा तो आगे से ध्यान रखिएगा उस पर क्या क्या चीजें होती हैं। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो ट्रेन का नंबर, यात्रा प्रारंभ करने का समय, बर्थ और कोच का नंबर, भाड़ा या किराया, और यात्रा की दूरी, गंतव्य स्थान, ये सब चीजें उसमें मेंशन की गई होती हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो गया है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो गाइज लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं। तो लाइक बिल्कुल करना फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको एक बार उंगली को हिला के सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे रख देना है। तो इतना तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हमारा मोटो है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हमारा टारगेट है 120 प्लस तक चलने का। तो जैसा कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, और मरीजों की संख्या आज के करंट में 50,000 के लगभग हो गई है, और डेथ भी काफी सारी कोविड-19 की वजह से हो गई है। और जैसे ज्यादा मरीज मिलते जा रहे हैं तो इसी को देखते हुए पूरे देश में और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो प्लीज गाइज स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो आप सब सुरक्षित रहेंगे, तो आपका पूरा गांव, आपका शहर और अपना पूरा देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम ही हैं भारतीय और हमें ही अपने भारत को क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। तो प्लीज गाइस सभी को घर पे रहने के लिए बोलिए और घर पर ही बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपके कोई और भी दोस्त हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हमारे वीडियो का लिंक प्लीज फेसबुक और इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर दीजिए, और स्टोरी आप फेसबुक पर भी हमारे स्टोरी फेसबुक पर भी हमारे लिंक की डाल सकते हैं, और इंस्टा पर भी इसे शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी। और आपके पास आपके कॉलेज के जितने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स जो आपसे कनेक्ट हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा प्लीज सजेस्ट कीजिए चैनल, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है हम उनकी भी कुछ हेल्प कर पाए।
तो गाइस थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट। शिवालिक एजुरा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट पेपर 1 एनसीईआरटी पार्ट 2 था ये। थैंक यू।